आपने ये बात अपने घर पर या फिर अपने आसपास के लोगों से कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी कि ये ज़मीन आज से 20 साल पहले बहुत सस्ती मिल रही थी, पर तब हमने ली नहीं और आज देखो इसकी कीमत आसमान छू रही है। और सिर्फ ज़मीन ही क्यों, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपने कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये सुना है कि पहले के ज़माने में एक मूवी टिकट बस 5 रुपये का मिलता था, वही आज 250 रुपये का मिलता है? या फिर एक कप चाय जो पहले के ज़माने में बस 2 रुपए की मिलती थी, वही आज 20 रुपए की मिलती है। महंगाई बहुत बढ़ गई है नहीं? इसी बढ़ती महंगाई का कारण है इन्फ्लेशन। पर इन्फ्लेशन होता क्या है, ये आप जैसे एक आम इंसान की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, और सबसे ज़रूरी इस इन्फ्लेशन से कैसे बचा जा सकता है, हम आगे ये सब इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पर सबसे पहले एग्जैक्टली ये इन्फ्लेशन होता क्या है, चलिए समझते हैं एक कहानी के जरिए। इमेजिन कीजिए एक शहर में एक कंपनी आती है और अपना ऑफिस बनाती है। ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इसीलिए जब इनका ऑफिस बनता है तो इसमें काम करने के लिए बाहर गांव के लोग इस शहर में आना शुरू हो जाते हैं और इस शहर की आबादी बढ़ने लगती है। पर सिर्फ आबादी ही नहीं बढ़ती, इस शहर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। और क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, तो लोगों के पास पैसा भी आने लगता है। पर इस शहर में सिर्फ एक ही सुपरमार्केट है जहाँ से लोग चीजें खरीदते हैं। और क्योंकि कंपनी के यहाँ आने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, लोगों के पास पैसा बढ़ चुका है, तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे ग्रोसरीज, एसेंशियल्स, मेडिसिन, उनकी डिमांड भी बढ़ने लगती है। और ये सब बहुत तेजी से हो रहा होता है। पर सुपरमार्केट में इतनी चीजें ही नहीं है कि इस बढ़ती पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा किया जा सके। इसीलिए सुपरमार्केट का ओनर क्या करता है, वो चीजों के दाम बढ़ा देता है ताकि लोग कम चीजें खरीदें और सप्लाई डिमांड को बैलेंस किया जा सके। और इस सिचुएशन को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। जब इकोनॉमी में ज्यादा पैसे होते हैं पर उन पैसों को खर्च करने के लिए चीजें कम होती है, जिसके वजह से कम सप्लाई के चलते चीजों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं ताकि डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। अगर हम उस शहर के एक लोकल व्यक्ति की बात करें, समझो उसका नाम राहुल है, तो अगर कंपनी ऑफिस बनने के पहले राहुल के महीने भर का घर का राशन 1000 रुपए का आता था, तो वही कंपनी ऑफिस बनने के बाद इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद वही एक महीने का राशन अब शायद 2000 रुपए का है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमारे पैसों की कीमत कम होने लगती है। पिछले एग्जाम्पल में आज के 2000 रुपए की कीमत एक महीने पहले के बस 1000 रुपए के बराबर ही रह गई। और यही इन्फ्लेशन अगर कम समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और इस सिचुएशन में हमारे पैसों की कीमत ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। इसी तरह की हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हुई थी 2016 से 2019 के बीच वेनेजुएला में, जहां इन्फ्लेशन अपने पीक पर था। इन्फ्लेशन रेट 10 मिलियन % से भी ज्यादा हो गया था। लोगों को बेसिक ग्रोसरीज खरीदने के लिए कैश के बोरे लेकर जाना पड़ता था। गवर्नमेंट को 1 ट्रिलियन का नोट तक प्रिंट करना पड़ा था, जिसकी वैल्यू बस $1 जितनी थी। तो ये तो था एक सिनेरियो जहां प्राइसेस बढ़ती जाती है। अब हम एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। मानो पहले एग्जांपल में हमने जो कंपनी को मेंशन किया था उसका काम चल नहीं पाया और वो अपना ऑफिस बंद करके शहर से निकल गई। अब जो लोग वहां आए थे वो अपनी नौकरी और इनकम दोनों से हाथ धो बैठते हैं। और अब क्योंकि लोगों के पास नौकरी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं आ रहा, वो चीजें खरीदना बहुत कम कर देते हैं, जिसको देखते हुए सुपरमार्केट का ओनर चीजों के भाव गिरा देता है, जिसके चलते एक ब्रेड का पैकेट 50 रुपए से घटकर सिर्फ 20 रुपए का हो जाता है। यही होता है डिफ्लेशन। जब प्राइसेस गिरती है पर लोगों के पास पैसा या परचेसिंग पावर नहीं होती, इसका मतलब इकोनॉमी और भी ज्यादा स्लो हो जाती है। जब डिफ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और चीजों की डिमांड भी लगभग खत्म हो जाए, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, तो इकोनॉमी स्लो होने लगती है। और इस ओवरऑल स्लो डाउन के प्रोसेस को ही हम रिसेशन कहते हैं। जैसे 2007-8 में एक ग्लोबल रिसेशन आया था, जिसकी शुरुआत यूएसए से हुई थी। रिसेशन जहां पहले तो रियल एस्टेट के दाम बढ़ रहे थे, तो लोग भी तेजी से इन्वेस्ट कर रहे थे और बैंक्स अपना प्रॉफिट बनाने के चक्कर में ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पर ऐसे लोगों को भी लोन दे रही थी जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत लो था। तो लोग भी जमकर लोन ले रहे थे, घर खरीद रहे थे। A significant move for the US economy. The Federal Reserve has cut interest rates. पर फिर रियल एस्टेट मार्केट का बबल बर्स्ट हुआ और रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ने के बजाय गिरने लगी। ऑलरेडी ज्यादा इंटरेस्ट रेट होने के कारण लोग लोन की रीपेमेंट कर नहीं पा रहे थे, तो बैंक्स ने उनके घर सीज करना शुरू कर दिया। पर उन घर की कीमत तो कम होते जा रही थी, जिसके चलते कई बैंक्स ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लिया। इकोनॉमी में पैसा ही नहीं बचा। 8 मिलियन लोगों की नौकरियां गई। करीबन 1 साल के अंदर 4 मिलियन घरों को सीज किया गया। और ये सिचुएशन थी सिर्फ यूएसए की।
बाकी कंट्रीज पर इसका जो असर हुआ वो तो अलग ही। 2007-8 का रिसेशन एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे इन्फ्लेशन होता है, कैसे इकोनॉमी में ज़्यादा पैसे होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। साथ ही हमने ये भी समझा कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन, रिसेशन क्या होता है। तो ये सब देखने समझने के बाद आपको एक सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर इकोनॉमी में ज़्यादा पैसे होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गवर्नमेंट कम पैसे प्रिंट क्यों नहीं करती जिससे इन्फ्लेशन हो ही ना। तो हमें यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि कंट्रोल में इन्फ्लेशन बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इंडिया के लिए है 2 से 6% के बीच। पर ऐसा क्यों? जरा सोच के देखो, अगर चीज़ों के दाम बढ़ नहीं रहे, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो नहीं रही, तो क्या लोग इन्वेस्ट करेंगे? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे? ज़मीन खरीदेंगे? नहीं, क्योंकि ये सब इन्वेस्टमेंट्स होती है ताकि आगे चलकर जब इनकी प्राइसेस बढ़े तो लोगों को फायदा हो। पर जब प्राइसेस बढ़ ही नहीं रही, बिजनेसेस का प्रॉफिट सेम ही है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, जमीन के भाव बढ़ नहीं रहे, तो लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? और जब ये इन्वेस्टमेंट्स होंगी ही नहीं तो इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट ही नहीं होगा, जिसके वजह से बिजनेसेस के पास एक्सपांड करने के लिए पैसा ही नहीं होगा। और क्योंकि इकोनॉमी में ही पैसा नहीं आ रहा, लोग सारा पैसा सेव करके रख रहे हैं, तो सरकार के पास भी पैसा नहीं होगा और देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाएंगी। साथ ही अगर ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो कि ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, तो हम जो चीजें इंपोर्ट करते हैं बाकी देशों से, जैसे फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी प्राइसेस तो बढ़ते ही रहेंगी। जिसका मतलब अब बिजनेसेस, लोगों के पास पैसा तो ज्यादा नहीं आ रहा पर उनके खर्च बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे उनकी परचेसिंग पावर कम होते जाएंगी, बिजनेसेस लॉस में जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेंगी, जिससे कि डिफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और यही सिचुएशंस, हाइपर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन क्रिएट ना हो, आरबीआई गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में बनाए रखने की कोशिश करती है। और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में बनाए रखने के लिए आरबीआई के पास कुछ टूल्स है, जैसे रेपो रेट। आरबीआई इंडिया की सेंट्रल बैंक है। ये बैंक बाकी बैंक को लोन देती है और जिस इंटरेस्ट रेट पर ये लोन दिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ने लगे और उसको कम करना है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है ताकि बाकी बैंक्स कम लोन ले। और क्योंकि इन बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पर लोन मिल रहा है, ये बैंक्स आगे जब सिटीजन्स को लोन देती है तो उन्हें भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पर लोन देती है, जिसकी वजह से लोग कम लोन लेते हैं, फिर उनके पास कम पैसे होते हैं खर्चने के लिए, जिससे चीजों की डिमांड कम होने लगती है और बिजनेसेस को अपने प्राइसेस कम करना पड़ता है और इन्फ्लेशन कम हो जाता है। सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन को बढ़ाना है तो आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट्स पर बाकी बैंक्स को लोन देती है, तो वो ज्यादा लोन लेते हैं और आगे वो कम इंटरेस्ट रेट्स पर ही सिटीजन्स को भी लोन देते हैं, जिससे कि लोग भी ज़्यादा लोन लेते हैं, उनके पास पैसा आ जाता है खर्चने के लिए, जिससे चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है और बिजनेसेस भी अपनी प्राइसेस बढ़ा देते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। रेपो रेट की तरह ही है रिवर्स रेपो रेट, जिसमें आरबीआई लोन देने के बजाय बाकी बैंक से लोन लेती है और कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा ये डिसाइड होता है इन्फ्लेशन को बढ़ाना है या घटाना। जिस तरह आम लोगों पर कम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़ता है, उसी तरह बिजनेसेस पर भी पड़ता है। मैंने एक सिंप्लीफाइड वे में समझाने के लिए सिर्फ लोगों का एग्जांपल दिया। और भी कई तरीके हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के, जैसे CRR, OMR। आप वीडियो को पॉज करके उनके बारे में पढ़ सकते हो। और कब इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, कब कम करना है, ये डिसाइड करने के लिए आरबीआई मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा, इन्फ्लेशन ट्रेंड को एनालाइज करता है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंसल्टेशन करता है, कितना भी कह लो। पर जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, भले ही वो कंट्रोल रेंज में क्यों ना हो, उसका असर लोअर और मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि पहले ही इनका बजट टाइट होता है और अगर प्राइसेस थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो चीजें इनके बजट से बाहर होने लगती है। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन रेट है 6 से 7%, पर कुछ सेक्टर्स में ये नंबर बड़ा है। 2024 में फूड प्राइसेस 9% से बढ़े और वेजिटेबल्स का कंट्रीब्यूशन फूड इन्फ्लेशन में करीबन 30% रहा। और एक आम आदमी की सैलरी कितनी बढ़ती है? ना के बराबर। तकलीफ हुई है, क्या कहना चाहिए? बहुत तकलीफ है। क्या पगार तो बढ़ता नहीं है, सबका पगार वही रहता है, लेकिन खाने का दाम सबका बढ़ रहा है। जैसे जीने का आदमी लोग ने, हम लोग ने, और खास करके औरत लोग घर चलाना रहता है। एक इंश्योरेंस कंपनी के रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल सेक्टर में 2024 में इन्फ्लेशन 14% तक पहुंच गया, जो कि पूरे एशियन कंट्रीज में हाईएस्ट है। 2018 में एंजियोप्लास्टी करने के जहां 1 से 1.5 लाख रुपए लगते थे, वहीं आज 2 से 3 लाख रुपए लगते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट 5 to 8 लाख से बढ़कर 10 to 15 लाख तक हो गया है और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी बढ़ गए हैं। तो ऐसे समय में जहाँ मेडिकल एक्सपेंसेस लगभग डबल हो रहे हैं, राशन दिन ब दिन महंगा होते जा रहा है और स्कूल फीस की तो हमने बात ही नहीं की, साथ ही ना के बराबर सैलरी इंक्रीमेंट एक आम इंसान का जीना बहुत मुश्किल कर देती है।
पर अगर आप सही स्टेप्स ले, थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज गेन करें, तो आप इन्फ्लेशन को मात दे सकते हो। सबसे पहले तो एक प्रॉपर बजट बनाना और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को काटना जरूरी है। अपने खर्चों को ट्रैक कीजिए और एसेंशियल एक्सपेंसेस जैसे रेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन को प्रायोरिटी दीजिए। बहुत से लोग बैंक अकाउंट में अपने पैसे सेव करके रखते हैं, पर बैंक्स बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स देते हैं, लगभग 2 से 3%। बहुत कम बैंक्स है जो इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं, पर उसमें भी एक लेवल ऑफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। और एवरेज इन्फ्लेशन है 6 से 7%। तो देखा जाए तो आपका पैसा हर साल वैल्यू लूज ही कर रहा है। इसके बदले आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जहां एवरेज रिटर्न्स 9 से 12% होता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, गोल्ड में, इंडेक्स फंड में, जो इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ बढ़ते हैं। 2000s में जो गोल्ड का रेट करीबन 4000 रुपए था, वो आज बढ़कर 80,000 रुपए तक पहुंच गया है। अब मैं कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने जो ऑप्शंस यहाँ पर आपको बताया है वो कई सालों से इसी तरह के रिटर्न्स दे रहे हैं। और इन ऑप्शंस की तरह और भी कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। आप इन सब ऑप्शंस को खुद एक्सप्लोर करके अपने लिए सही ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की कि मेडिकल एक्सपेंसेस डबल होते जा रहे हैं, तो भगवान ना करे अगर आपके ऊपर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा ही करके क्यों ना, पर इमरजेंसी फंड जमा करके रखिए। आपके पास 6 महीनों का खर्च चल सके इतना इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए। पर ये सब इमरजेंसी फंड जमा करना, इन्वेस्ट करना, इसके लिए आपकी इनकम भी तो उतनी होनी चाहिए ना, कि घर खर्चा निकालकर आपके पास कुछ पैसा बचे भी। तो इसीलिए अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, नए स्किल्स डेवलप कीजिए। आजकल तो इंटरनेट पर मोस्टली आप सब कुछ सीख सकते हो, तो अपना नॉलेज बढ़ाइए। और जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग एक अच्छा ऑप्शन है साइड इनकम जनरेट करने के लिए। जहाँ इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, वहीं इसका कंट्रोल में रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमें ये समझना होगा कि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहने वाली है। कम हो या ज़्यादा, इसका असर हमारी लाइफ पर हमेशा पड़ता ही रहेगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने फाइनेंसेस इस तरह प्लान करें जो हमें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करे और हमारे फ्यूचर को सिक्योर करे। आखिर में याद रखिए, इन्फ्लेशन मुश्किलें ज़रूर ला सकता है, पर सही डिसीजंस के साथ हम इससे होने वाले इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। इन्वेस्ट वाइजली, प्लान स्मार्टली और हमेशा अपने गोल्स के साथ आगे बढ़िए। एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन्फ्लेशन को समझ पाए, इसे कैसे हैंडल करना है वो भी सीख पाए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।